यस, सो गुड इवनिंग। ये है कुछ क्वेश्चंस जो हमने कल करे हैं ना, कॉन्सेप्ट उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोगों ने पहले कभी पोल्स अटेंड किया है क्या बच्चा? व्हाट आर पोल्स? डू यू यस नो मैम। दैट? यस यस मैम। पता मैम। है? यस मैम। सभी को पता है? ऐसा कोई है यस मैम। जिसको यस पोल्स मैम। के बारे में नहीं पता? नो वन? तो पोल्स जनरेट करना चाहोगे या ऐसे ही ऑप्शंस के आंसर दे दोगे? मैम मजा आता है पोल। पोल में? मैम पोल। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं पोल अभी भेज रही हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो एंड फटाफट सेंड मी। आ गया? यस। यस। क्वेश्चन का नंबरिंग मतलब ऐसे ठीक से नहीं है, बट हर एक स्लाइड पे दो दो क्वेश्चन है, तो आपको समझ के चलना है। गुड इवनिंग मैम। एंड गुड इवनिंग। एंड मैम आपका माय पोल इज नॉट वर्किंग। कैसे? क्या दिखा रहा है आपको? व्हाट इट इज सेइंग? मैम ऑन ही नहीं हो रहा। अंजलि, आप 3 डॉट्स में जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा एक्टिविटीज, मैम वहां पे एक्टिविटी प्रेस करो। वाली पे वो ओपन नहीं हो रहा। पीपल, इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज से 3 हिस्से दिखाएंगे आपको, तो गो अगेन इन एक्टिविटीज। वहां पे आपको दिखेगा पोल्स टू एक्टिव करके दिखाएगा। यस, 2 क्वेश्चंस के मैंने रेज किए हैं पोल, और मुझे वोट काफी कम आए हैं। फटाफट, देर आर 20+ स्टूडेंट्स एंड ये भी रिकॉर्ड होता है बच्चा। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि आपको लगेगा कि मैंने पोल नहीं किया आंसर तो किसी को पता चलेगा, ऐसा नहीं है। पता चलता है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो सही हो या गलत हो डजेंट मैटर, एटलीस्ट अटेम्प्ट करके तो देखो। देखते हैं ना कि आपको कैसा, कितना समझ में आ गया है। विल सॉल्व अलोंग विथ यू। प्रिशा एंड त्रिशा, ऐसे 2 बच्चे हैं ना हमारे पास। वी हैव 2 पीपल। प्रिशा, आप कौन से ग्रुप से हो? प्रिशा हियर, देन यू कैन स्पीक। मैम G15। ओके। मैम आपने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पोल दिया है ना? हाँ, दोनों का भी भेजा है बच्चे, हो गया है सबका, दोनों का भी। दोनों का भी सेंड किया है। देखो 2 पोल्स एक्टिव दिखेंगे आपको, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको 1 एंड 2 दोनों में मिलेगा बच्चा। ओके मैम। ओके, मिक्स्ड आंसर्स है। एक बार हो जाए दोनों भी पोल तो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। फटाफट करो। एंड क्लास बीच में छोड़ के जाओगे तो अटेंडेंस नहीं लगेगी, सो मेक श्योर कि आप रुक जाओ ताकि मैं अटेंडेंस आपकी लगा दूं। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या बच्चा? मैम कर दिया। कर दिया, ओके। बट यहाँ पे ना नंबर बहुत कम दिख रहे हैं मुझे सेकेंड पोल के। 1 का तो किया है सबने, सेकेंड का भी आ रहे पोल्स। अच्छा ठीक है। ओके, तो क्या लगता है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट द आंसर माइट बी? कि ऐसा कौन सा प्लेन है जो क्या कर रहा है, सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी से पास ऑन होता है एंड 2 आइडेंटिकल हाफ में अगर डिवाइड करता है। तो यस, टेल मी। बाइलेटरल। बायलेटरल। थ्री ऑप्शन। ओके, बायलेटरल। अच्छा, ये बाय रेडियल तो कुछ भी नहीं है, पता है? स्पेरिकल और बाय रेडियल ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं। यस, अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन है बिटवीन रेडियल एंड बायलैटरल, तो देखते हैं ना, लेट्स सी सी। बट आपके जो पोल्स आए ना उसमें बहुत लोगों ने सेकंड को भी अटेम्प्ट कर रखा है। सेकंड क्वेश्चन एंड फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन हमने कहीं देखा है क्या बच्चा जी? कहीं नहीं देखा है ना, तो नो आपको मैम। वैसे भी वो एलिमिनेट करना चाहिए। अब बात रहती है रेडियल सिमेट्री की, तो हमने क्या देखा कि आप ऑर्गेनिज्म को कैसे भी काटो। पिज्जा याद रखने के लिए कहा था मैंने, याद है? यस मैम। हाँ, यस तो मैम। आप कहीं से भी काटोगे तो आपको हाफ मिलेगा, तो ये आंसर सही जाएगा। और बायलैटरल में क्या मिलेगा आपको? 2 हाफ मिलेंगे, एक तो राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। करेक्ट। तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन किया है सही बात है, एंड जिनका गलत हुआ आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। थैंक यू मैम। ओके, यस सो मैम। ट्रू सीलम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्रू सीलम?
ट्रूसिलम कौन से लेयर्स के बीच में आएगा? अब थोड़ा ट्रिकी है बेटा ये क्वेश्चन, ऑप्शन Mesoderm एंड एंडोडर्म। सोचो। मैम बॉडी 2 मिनट लो। बहुत लोगों ने मुझे वोट किसको दिया है? ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन को गया है वोट। ओके चलो, तो इसका मैं आंसर बताती हूँ कैसे। तो देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गॉन रॉन्ग। मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी देती हूँ। अगर ट्रूसिलम के बारे में पीछे हमने देखा था, याद है? पीछे मैंने आपको कहा गया, ये वाली डायग्राम हमने कल पढ़ी थी, करेक्ट? तो इस वाले डायग्राम में हमने क्या देखा था? इफ यू रिमेम्बर, सीलम मतलब क्या? ऐसी बॉडी कैविटी है जो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसके अंदर ऑर्गन्स बसे हुए हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रू सीलमेट की बात करूं, ध्यान दो, आपको शायद सीलम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बहुत लोगों को। सीलम मतलब क्या? एक ऐसी बॉडी कैविटी, कैविटी मतलब क्या? स्पेस। कैविटी मतलब क्या? स्पेस। अब अगर मैं किसी इंसान की बात करूं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था आपको, एक इंसान का माउथ टू गट है, इसके बाजू में आपके क्या होते हैं? मतलब ओपनिंग ऑफ योर माउथ टू द एनस एक एलिमेंट्री कैनल है, डाइजेस्टिव ट्रैक है। उसके आजू बाजू में क्या है? ह्यूमंस में लंग्स है, किडनी है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। तो ये सारी कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सारे बॉडी की कैविटी में सिचुएटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बॉडी वॉल होता है, बॉडी वॉल मतलब बाहर का हिस्सा, और ये जो अंदर का हिस्सा है मतलब आपका मेसोडर्म, इनके बीच की जो स्पेस है जिसको मैंने रेड में करा है, दैट फॉर्म्स योर बॉडी कैविटी। तो शायद आपने थोड़ा कल उसको ध्यान देना था। दिस इज द बॉडी कैविटी जहां पे ऑर्गन्स बने हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे तो देखो, ये क्या है हमारा? ये 3 लेयर्स है। ब्लू कलर का क्या है? एक्टोडर्म है। जो बीच में पिंकिश दिखता है वो क्या है? मेजो है। और सबसे अंदर जो थिन ग्रीन कलर है वो क्या है? एंडो है, मतलब एकदम अंदर वाला। मेजो मतलब एक्टो और एंडो के बीच में आता है लेयर। मेजो मतलब मिडिल, एम बीच में आता है, ऐसा याद रखो। अब कैविटी मतलब क्या होती है? जो क्या कहाँ पे सिचुएटेड है? मीजोडर्म में सिचुएटेड है और बॉडी वॉल के बीच में। मतलब ये मीजोडर्म है और ये बाहर का बॉडी वॉल है। तो आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या जाना चाहिए था? कहाँ गया हमारा मैम क्वेश्चन? डी। वेयर इज क्वेश्चन दो यार? नहीं, बॉडी वॉल एंड मीजोडर्म। ऑप्शन डी जाएगा, बी नहीं, डी। समझे? अब कैविटी, पहले 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएंगे बेटा। मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म ये कट जाएंगे क्योंकि कैविटी, हाँ बता रही हूँ ना, क्योंकि कैविटी जो है हम वो बॉडी वॉल और उसके अंदर की जो लेयर है उसको कंसिडर करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूं, ये क्या है? एक्टो है, एकदम बाहर वाला, ठीक है। उसके अंदर निकालेंगे हम मीजो, और उसके भी अंदर आता है हमारा एंडो। एंडो। ये ऐसे 3 लेयर से कोई भी बॉडी बनती है। मतलब अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो 3 लेयर होगा, डिप्लोब्लास्टिक है मतलब सिर्फ एक्टो और एंडो होगा, मीजो होगा ही नहीं उस बॉडी में, डिप्लोब्लास्टिक में। ये हमने कल ही क्लियर करा था, करेक्ट। अब हमको क्या पूछा है? ट्रू सीलम पूछा है। मतलब ऐसा एनिमल जिसके पास सही में सीलम प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। असीलमेट, सीलमेट, सिडोसीलमेट, 3 हमने देखे थे। तो उसमें से जो सीलमेट, ट्रू सीलमेट, उसको हम क्या कहते हैं? सीलमेट। सीलमेट एनिमल्स, या इसी को हमने ई सीलम भी कहेंगे तो भी सही रहेगा। ध्यान देना, ई कहा है मैंने, ए नहीं। तो ए सीलमेट, सीलमेट, ट्रू सीलम मतलब सेम ही है। इनका मतलब क्या है कि मेसोडर्म एंड जो एक्टोडर्म है, इसी को हम बॉडी वॉल कहते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है। और इस एकदम से अगर अंदर कंसिडर करोगे तो ये होती है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब इसको हम कहेंगे हमारे खाने का जो ट्रैक्ट होता है वो। इमेजिन आपका माउथ टू लेके एनस, एक ही पूरा सा ट्रैक है ना वो। ये माउथ हो गया, इसोफेगस, फिर होता है आपका स्टमक ऐसे, फिर स्टमक से आपके इंटेस्टाइन आते हैं, एंड इंटेस्टाइन से योर एनस। तो ये क्या है? पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है। बट इसके आजू बाजू में आपको क्या मिलते हैं? वी गेट ऑर्गन्स। यहाँ पे आपको पाएंगे लंग्स, हार्ट होता है इधर ही आपका, फिर यहाँ पे आपका आते हैं लीवर,
liver, देन पैनक्रिया, करेक्ट। तो डिफरेंट पीछे के साइड पे आपको मिलेगी किडनी भी। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स। ये कहाँ बसा हुआ है? ये सबसे अंदर वाला है, मतलब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उसके ही बीच में थिन सा लेयर आता है आपका, क्या, ब्लू वाला, एंडोडर्म। फिर आएगा आपका मीजोडर्म एंड देन यहाँ पे आएगा एक्टोडर्म। तो ये कैविटी जो है ये है मीजोडर्म और बॉडी वॉल की बीच वाली। इसीलिए हम ऑप्शन 4 को सिलेक्ट करेंगे। 1 एंड 2 को वैसे भी सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दो लेयर्स के बीच में की कैविटी को हम कभी भी नहीं मानते। कैविटी होगी बॉडी वॉल और मेसोडर्म के बीच में की। अब Okay, थोड़ा ma'am. क्लियरिटी मिल गया कि क्या सीलमेट मतलब क्या। तो ये क्या हो गया, ये सीलमेट हो गया। असीलमेट मतलब क्या, जिनमें ये कैविटी या फिर ऐसी स्पेसिस होती ही नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा। और सीडोसीलमेट मतलब क्या आएगा? सीडोसीलमेट में जैसे इसको थोड़ा अगर मैं रब करती हूँ, इनका क्या हो जाता है, मीजोडर्म जो है वो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में, पैचेस में प्रेजेंट है। मतलब पूरी तरह से कैविटी भी नहीं है और पूरी तरह से जॉइंट भी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं सीडोसीलमेट। देखो फिर से मैं डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि वो एक बार क्लियर हो जाएगा दिमाग में, तो आप कभी भूलोगे नहीं उसको। देखो सीडोसीलमेट में क्या हो गया, ये अंदर वाली तो क्या है, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब यहाँ से खाना और वेस्ट हम निकालने वाले। बाहर का एक्टो, देन बीच में का मेजो एंड व्हाइट वाला एंडो। अब मीजोडर्म में आपको यहाँ पे कहीं पे भी कैविटी दिख रही है? नहीं, कैविटी जो है वो व्हाइट में दिख रही है, यहाँ पे देखो ऐसे व्हाइट में, दिस इज योर कैविटी। समझ में आ रहा है? एंड असीलमेट में भी कैविटी नहीं होगी। ओके, तो अब ये ध्यान में रखना सीलम के बारे में। नाउ द थिंग्स आर क्लियर, आई होप। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं, यस अंकिता, वेरी गुड, वेरी गुड शब्दा। चलो नेक्स्ट का मैं पोल भेज रही हूँ, पढ़ लो क्वेश्चन तब तक। आई एम सेंडिंग यू द पोल। हो गया मैम. यस, फोर्थ भी भेज रही हूँ फिर क्वेश्चन। फोर्थ मतलब जो सेकंड वहां पे दिखा रहा है बट वो एक्चुअली है फोर्थ। हम सीक्वेंस में जा रहे हैं ना, तो अज्यूम कि वो फोर्थ ही है। ठीक है, यस डन। थोड़े ही क्वेश्चंस करेंगे हम, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं फाइलम्स के बारे में। बच्चा जी काफी गड़बड़ कर रहे हो। 15 ही वोट मिले हैं क्वेश्चन 3 को। हरी अप, आई हैव 32 किड्स। बीच में छोड़ के जाओगे तो मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। कुश, यू हैव ड्रॉपिंग आउट। पता चल जाता है कौन ड्रॉप कर रहा है। मैम. हाँ, बहुत लोगों ने नहीं किया है, बट अभी 15 ही वोट आए हैं। चलो पढ़े तब तक फिर क्वेश्चन। नोटोकॉर्ड, यस मैम. नोटोकॉर्ड याद है? नोटोकॉर्ड, प्यारा सा नोटोकॉर्ड क्या करता है? यस मैम. नोटोकॉर्ड था हमारा जो आपको बॉडी को, हमने क्या दिखाया था, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे आप क्या करते हो, रॉड्स वगैरह डालते हो, प्लान बनाता है बॉडी का, है ना? हाँ, तो वैसे ही ये नोटोकॉर्ड आपके बॉडी के प्लान में हेल्प करता है। यस, तो सभी को ये करेक्ट मिला, बट फिर भी वोट में गलत दिए हो आंसर्स यार। क्यों ऐसा? बहुत लोगों ने गलत ऑप्शन दिए। ये फोर्थ में मैम अपनी मैम गलती ठीक से ना 2 में बी कर दिया, ए करना था सेकंड वाले क्वेश्चन में. देखो ऐसी गलती आप नीट में कर जाते हो, ये सारे नीट के ही क्वेश्चंस है। यस दिशा, करेक्ट। चलो इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं ना, क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन ऊपर का?
सीडोसीलम Yes, ma'am. किन में पाया जाता है? ये मैंने सिखाते वक्त आपको कहा था, सीडोसीलम किन में पाया जाएगा? नेमाटोड, बताओ बताओ। एनालिटिक्स, डी, Nematode. इतने 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 सारे क्या कहते हैं, अभी जब मैंने आपको दिखाया वो सीलम का क्या डायग्राम, तभी भी किसी ने देखा नहीं क्या कि कौन सा है सीडोसीलमेट या क्या? एनालिडम, टी है मैम, डी होगा। यस, नीमेटोड। ओके, नीमेटोड को ही हम एस्केलमेंट्स भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर नीमेटोड्स है। नहीं बेटा जी नहीं सीडोसीलम नहीं है। निडारिया जो है वो सबसे स्टार्टिंग वाला फाइलम है जो क्या होते हैं, जो असीलोमेट होते हैं, जिनके पास बॉडी कैविटी है नहीं। ये भी प्लैटिहेल्मिन्थस भी सेम हो जाएगा। एनालिड्स एंड प्लैटिहेल्मिन्थस दोनों भी सीलोमेट है, ये दोनों भी सीलोमेट है। अब जब मैं पढ़ाऊंगी ना आपको, एक एक फाइलम पढ़ाऊंगी तो आपको याद आएगा, डोंट वरी, इसका ज्यादा टेंशन ना लो, मैं पढ़ा दूंगी आपको ये। चलो वन मोर लास्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो डायग्राम को, pay attention and then answer. Fifth question. मैम सेफलाइजेशन क्या होता है? बताऊंगी, यस। पहले देखने तो दो कि कितने लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। चलो बता देती हूँ, चाहिए तो फिर उसके बाद अब देखो आप कर सकते हो क्या अटेंडेंस, मैम अटेंडेंस प्लीज नहीं, बता दो एक अटेम्प्ट। बार। हाँ, सेफलाइजेशन मतलब क्या कि जब भी किसी भी एनिमल का अगर सेंस ऑर्गन्स, मान लो कोई भी सेंस ऑर्गन्स, और फिर उनके नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम, ये जब बॉडी के हेड रीजन में फॉर्म होता है तो उसको हम सफलाइजेशन कहते हैं। मतलब वो क्रिया जब, अब हमारे बॉडी में भी है ना, आंखें, नाक, कान, ये सब कहाँ पे है? इन योर हेड रीजन, करेक्ट? तो सेंसेस एंड नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम है। तो जब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन हेड रीजन में जो बनता है, उस चीज को हम, या उस प्रोसेस को हम सफलाइजेशन कहेंगे। तो ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए लेवल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं बताती हूँ, क्योंकि ये नीट लेवल क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए इसको कैसे अटेम्प्ट करा चाहिए। अच्छा ओके, डी बोल रहे सुभिक्षा, लेट्स सी। पूछा क्या है कि एन एनिमल विथ फॉलोइंग बॉडी वॉल ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट हैव, क्या नहीं होगा इनके पास, ये पूछा है। अब सेंस ऑर्गन और नर्वस सिस्टम, अगर आपने जर्म लेयर्स ये स्लाइड में से पढ़ा था तो आपको याद होगा कि ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं एक्टोडर्म से। तो अब बॉडी वॉल में एक्टोडर्म है, मतलब ये आएगा, ये बनेगा, ये चाहे आगे जाके कोई भी एनिमल बने, ये चाहे ये कॉकरोच बने या ये डायनासोर बने या कुछ भी बने, ये क्या करेगा, एक्टोडर्म होने की वजह से डेफिनेटली इसके सेंस ऑर्गन और नर्वस सिस्टम जो है हेड रीजन में बनने वाले हैं, अच्छे से बनने वाले, क्योंकि एक्टोडर्म इनका बहुत अच्छे से बना हुआ है। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स तो है ही ना, सीधे सीधे दिख रहा है हमको। बायलैटरल सिमेट्री एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी हमको दिख ही रहा है, देखो गट दिख रही है आपको यहाँ पे, तो ये भी है। तो फिर आपको रहा क्या, बायलैटरल सिमेट्री जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा देखो, अब इस डायग्राम को थोड़ा अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हाँ, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 लेयर को देखा, एक्टो देखा, मीजो देखा, एंडोडर्म देखा। बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या, जब आप काटोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, राइट एंड लेफ्ट हाफ मिलना चाहिए। एंड जनरली ये बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, हायर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, जिनके पास सीलम होता है। अब यहाँ पे मीजोडर्म में, यहाँ पे कहीं पे भी कैविटी दिख रही है आपको? नहीं, मीजोडर्म पूरा का पूरा एक साथ बना हुआ है, वहां पे कहीं पे भी गड्ढे गड्ढे कैविटी नहीं है। कैविटी नहीं है मतलब सीलम नहीं है, इसका मतलब आगे जाके ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, ये सिंपली कोई भी असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बन सकता है, चाहे वो पोरीफेरा हो, निडारिया हो, जो भी हो। बट इस डायग्राम से हमको क्या पता चलेगा कि कैविटी नहीं मिल पा रही है मेसोडर्म में, मतलब ये सीडोसीलमेट या सीलोमेट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? अब मतलब आपको ये सोचना है कि मुझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, समझ पा रहे हो? तो इसका सही आंसर जाएगा ये। हाँ, किसी को अब कोई डाउट है? Yes, कुछ नहीं ma'am. समझा हो, बोलो।
मैम डी मैम ऑप्शन के लिए क्या नहीं बनेगा पूछा है ना, व्हाट इट विल नॉट हैव। तो यहाँ पे गट सीधा सीधा दिया है ना, गट मतलब है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो उसके पास गट है ऑलरेडी। तो मैम आपको मतलब देखना है कि जिसमें क्या सीलम होता है वही बायलेटरी सिमेट्री करता है। हाँ यस, मोस्टली जो सीलोमेट्स होते हैं उनका सिमेट्री बायलैटरल होता है, क्योंकि आप सीधे सीधे आप ना बॉडी को काट सकते हो दो हिस्सों में। क्योंकि जब आप बॉडी को काटोगे ना, देखो फिर से मैं आपको उसी डायग्राम पे लेके चलती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा आपको आइडिया देगा। क्योंकि देखो, अगर मैं बॉडी को ऐसे बीच में से काटती हूँ ना, तो यू विल गेट राइट एंड लेफ्ट हाफ, जहां पे तीनों भी लेयर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किनमें? ई सीलोमेट में, जिसी को हम क्या कहते हैं, सीलोमेट। तो आप इक्वली हाफ करो, यहाँ पे भी आपको कैविटी डिवाइड हुई है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो आप इक्वली हाफ कर रहे हो राइट एंड लेफ्ट में, मतलब बायलैटरल है। बट आपका जो डायग्राम था क्वेश्चन में वो ये वाला था, तीन अच्छे से लेयर्स थे और बीच में का था डाइजेस्टिव कैविटी, वो गट। बीच में यहाँ पे कोई भी कैविटी नहीं थी, तो दोज वर असीलोमेट। ये डायग्राम आपने ठीक से स्टडी किया होता ना, तो वो शायद से आपको इजी आ जाता। समझ रहे हो अब? यस मैम। फर्स्ट ऑप्शन एक बार दोबारा बता दो। हाँ ठीक है। मैम फर्स्ट वाले में बाइलेटरल सिमेट्री क्यों नहीं आया? फर्स्ट वाला इज अ टर्म, इज अ प्रोसेस। ये जो है ना सिफलाइजेशन जो आप बता रहे हो नो ना, मैम फर्स्ट सिफलाइज, क्वेश्चन। कहाँ गए हो आप? एक मिनट रुको, किसी ने सिफलाइजेशन के बारे में पूछा है क्या अभी? यस मैम। हाँ ओके, लेट मी क्लियर दिस, फिर उसके पास जाते हैं। सिफलाइजेशन का मतलब प्रोसेस इन विच, इट इज अ प्रोसेस इन विच सेंस ऑर्गन नर्वस सिस्टम इज फॉर्म इन द हेड रीजन। सर वाले हिस्से में, मतलब अगर ये एम्ब्रियो है हमारा, एम्ब्रियो बन रहा है, तो इस वाले हिस्से में जो है हमारे आंख बनेगी, कान बनेगा, नाक बनेगी, सारा नर्वस सिस्टम जो है वो मेनली यहाँ पे फॉर्म होगा हेड वाले हिस्से में, इतने हिस्से में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेफलाइजेशन। बस इतना ही, सिंपल सा टर्म है। यस, एनीथिंग एल्स? किसी ने और कुछ कहा? मैम तो इस डायग्राम में कैसे पता चलेगा? हाँ, तो इससे कोई रिलेवेंट है ही नहीं ना ये। इससे कैसे पता चलेगा? आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम आती कौन से लेयर से है। अब उसके लिए फिर से चलो पीछे, चलो पीछे पीछे पीछे। देखो, यहाँ पे जब मैंने एक्टोडर्म पढ़ाया था तो मैंने आपने ये डायग्राम ठीक से देखा ही नहीं। नर्वस सेल्स आ रहे, स्किन सेल्स आ रहे, स्किन भी तो सेंसरी ऑर्गन है, इसी से हमको आंखें भी मिलती है, नोज भी मिलती है। तो ये कहाँ से आ रहा है? एक्टोडर्म से आ रहा है। और हमारी क्वेश्चन में एक्टोडर्म है, हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक्टोडर्म है ना अच्छे से बना हुआ, इसका मतलब सेफलाइजेशन होगा। सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम अच्छे से बनेगी, जो एक्टोडर्म है ना वो आगे जाके सेल्स डिवाइड कर करके आंखें, नाक, कान, स्किन, नर्वस सिस्टम सब कुछ बनाएंगी। 3 जर्म लेयर्स तो वैसे भी है, क्योंकि हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिख रहा है कि तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी क्वेश्चन में दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो ये कैविटी दिख रही है, मतलब ये डाइजेशन, गट इज द थिंग व्हाट योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, तो ये भी है। अब क्या नहीं बनेगा? बचा हुआ बायलैटरल सिमेट्री, वो नहीं बनेगा। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि बायलैटरल सिमेट्री क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये सिमेट्री ज्यादातर सीलोमेट में पाई जाएगी, सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स में। बट जो कि यहाँ पे मेसोडर्म में कोई कैविटी नहीं है, तो ये सीलोमेट ऑर्गेनिज्म नहीं है। आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। समझ में आ रहा है? आप कहीं भी अगर कोई भी कल जाके कन खुजरों के जाके इसे काट के देखो, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट्स हो नहीं। बट अगर उसको काटोगे तो आपको क्रॉस सेक्शन में क्या क्या दिखेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव टू एग्जामाइन कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। इसलिए तो ये सारे क्राइटेरिया जो है वो क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। उसके आधार पे वो सिलुमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री कैसी है, ये सारी चीजें जो साइंटिस्ट है वो पता कर सकते हैं बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा बेटा, थोड़ा आपके लिए नया है ना। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सॉल्विंग की तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डोंट वरी। अभी के लिए तो ये क्लियर है ना। अगर ऐसा कोई डायग्राम है तो आपको क्या देखना है? सीलोमेट देखना है। सीलम मतलब बॉडी कैविटी है या नहीं देखना है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या नहीं देखना है, और कौन से लेयर से क्या क्या बनता है वो देखना है। एक्टोडर्म से क्या बनेगा, मेसोडर्म से क्या बनेगा, एंडोडर्म से क्या बनेगा। ये आपको बुक में दिया है, मैंने भी इस स्लाइड में दिया था कि कौन से लेयर क्या क्या ऑर्गन बनाता है।
ओके चलो डू दिस लास्ट क्वेश्चन, फिर हम चलते फाइलम की तरफ। ये 6th क्वेश्चन है ना आपका? सब लोग हो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यस मैं ना 2 मिनट के लिए डर जाती हूँ, इससे शांत हो जाएंगे मेरे बच्चे तो। दिख नहीं रहा है मैम। शो मैंने शो नहीं कर रहा? मैम कर रहा है। सिनीपीड नहीं, सेंटीपीड है वो, नेहा, सेंटीपीड। अरे नूडल्स जैसा लगता है, कुछ नहीं, यू क्या उसमें? सॉरी। कल की क्लास में आज कैसे दे दो यार नंदिनी? ये गजब का डिमांड है भाई। सॉरी। रुको तमन्ना, रुको, रुक जाओ। लेट अदर्स आल्सो आंसर, लेट मी सी। मैम दोनों सेम ही है, फर्स्ट एंड सेकंड। यस ऑलमोस्ट। तो मैम मैंने फर्स्ट किया है तो वो सही है ना? अब करो, मैं अभी नहीं बताऊंगी। नहीं कुशांजलि ना, हाँ, इस संडे को टेस्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत सा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है इस हफ्ते में। तो अगले संडे होगा टेस्ट मोस्टली, क्योंकि सिलेबस कवर नहीं होता है। चैप्टर भी बड़ा है ना, तो आप क्या पढ़ोगे ना, क्या रखोगे क्वेश्चन के लिए। तो मे बी नेक्स्ट वीक का संडे, मतलब इस संडे क्या है डेट? आई गेस 6th है, 6th मैम 7th है। 7 है, हाँ, 7। फिर अगला 7 संडे, है। अगला संडे। मैम नीट का भी पेपर है 7 को। हाँ वो तो है, बट आपके लिए थोड़ी है। आपके लिए थोड़ी है। मैम बता रही थी ऐसी डेट। हाँ वो तो है, वो तो है। बट यार ये मेरा आवाज मुझे को क्यों सुना दे रहा है? प्लीज म्यूट कर लो यार। ये आ रहा है मुझे, क्या कहते हैं उसको, इको आ रहा है। हाँ चलो, तो लगता है सब लोगों का हो गया है। चलो अब सेगमेंटेशन एंड मेटामोरिज्म का क्या है, जैसे किसी ने कहा कि दोनों भी सेम ही है। देखो सेगमेंटेशन मतलब क्या, ऐसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हम क्या, ऐसे ऊपर से अगर हम देखेंगे ना तो आपको कट्स लगेगा। जैसे आप कन खजूरा हमने कल देखा, तो आप देख सकते हैं ना कैसे कट कट दिखते हैं आपको, करेक्ट, ऐसे लाइन यस लाइन मैम। दिखती थी। हाँ तो उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। और मेटामोरिज्म मतलब क्या, सेगमेंटेशन का ही वो टाइप है। मेटामोरिज्म इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, जिसमें क्या होता है अगेन, कभी कभी ना बहुत सारी सीरीज में लाइंस में कट आती है, कभी कभी 2-4 ही कट्स आती है। तो मेटाबॉलिज्म मतलब जहां पे बहुत सारे कट आएंगे बॉडी पे एंड रिपीटेटिव पार्ट्स आएंगे। जैसे कल मैंने कहा था ना, कभी रिप्रोडक्टिव पार्ट रिपीट हो सकता है, कभी किडनी रिपीट हो सकता है, कभी नर्व रिपीट हो सकते हैं। हाँ तो ऑर्गन्स जो है वो कट्स में रिपीट होते हैं। तो रिपीटेटिव पार्ट्स अगर आ रहे हैं तो मेटामेरिज्म, और सिंपल अगर सेगमेंट आ रहा है तो सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट्स में क्या बोला है कि बॉडी इज फाउंड डिवाइड इनटू कंपार्टमेंट, मतलब वो सीरीज हम कह सकते हैं, सीरीज ऑफ सेगमेंट्स विथ सम ऑर्गन्स। दिस कैरेक्टरिक फीचर इज कॉल्ड एज, सिंपली हम इसको सेगमेंटेशन ही करेंगे। मेटामेरिज्म अगर होता तो वहां पे रिपीटेटिव ऑर्गन ऐसा वर्ड आता, इसलिए हम मेटामेरिज्म को नहीं सिलेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा? अब यस मैम। मेटाजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस, इनके बारे में अभी आपने पढ़ा नहीं है, मेटाजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस, बट एनीबॉडी नोस? हाँ बोलो। मैम बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा मैम, एक और बार बता दो प्लीज। हाँ क्योंकि सेगमेंटेशन एंड मेटामेरिज्म में ये फर्क है। जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ कोई कन खजूरा आपका प्यारा सा, है ना, बहुत सारे एंटीना होते हैं, बहुत सारे पैर होते हैं उसके, तो अगर इसके बॉडी पे ऐसे रिपीटेटिव यू कैन सी द कट्स, यू कैन सी द लाइनिंग्स, करेक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे सेगमेंटेशन। अब क्या होता है, ये रिपीटेटिव होते वक्त कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेगमेंट दिखते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स जो है रिपीट होंगे दूसरे सेगमेंट पे,
देन चौथे सेगमेंट पे, सिक्स्थ सेगमेंट पे, ऐसे ऑर्गन्स रिपीट, सेम ही ऑर्गन ना। अगर यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे किडनी है, मतलब किडनी मतलब एग्जैक्टली किडनी नहीं, बट किडनी का फंक्शन करने वाला कोई सेल है, तो वो यहाँ पे भी रिपीट करेगा, यहाँ पे भी रिपीट करेगा। तो रिपीटेटिव ऑर्गन अगर है तो मैं उसको कहूंगी मेटामेरिज्म, जो क्या है, सेगमेंटेशन का ही टाइप है। इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एटलीस्ट सम ऑर्गन पूछा है, रिपीटेटिव ऑर्गन नहीं पूछा है। आप समझे? मैम Yes, मेटामेरिज्म का कोई एग्जांपल बता दूं? मतलब एनिमल्स में पूछ रहे हो? एक मिनट, मैं पहला वो तीसरा और चौथा ऑप्शन भी बता देती हूँ कि आपको मेटाजेनेसिस एंड ये क्या है, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटाजेनेसिस कभी सुना है? एनीबॉडी हर्ड? नो मैम। no ma'am, मेटामॉर्फोसिस भी नहीं सुना? no ma'am. ठीक है। called as alteration of generation। आपने प्लांट किंगडम पढ़ा बेटा? आपका चैप्टर हो गया प्लांट किंगडम? यस Yes मैम। ma'am. हाँ, तो उसमें क्या आपको याद है, हमने हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक ऐसा Yes, पढ़ा ma'am. था? Yes ma'am. यस मैम। लॉन्ग साइकिल। तो वो क्या था, कुछ देर साइकिल हैप्लॉन्टिक साइकिल में था, कुछ देर प्लांट डिप्लॉन्टिक में था, तो वो जनरेशन को अल्टरेशन करता था। दैट इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। ऐसे एनिमल भी कभी कभी करते हैं, कभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, कभी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ही होता है मेटाजेनेसिस। प्लांट में हम उसको अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, एनिमल में हम उसको मेटाजेनेसिस कहेंगे। ठीक बात? याद आया? Yes ma'am. अब मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या? आपने कभी देखा है छोटा सा जो हमारा वर्म हो रहा है? the process of transformation? यस, जब ये और प्यारा adult? सा बटरफ्लाई बनता है, करेक्ट, जब ये छोटा सा वर्म एक प्यारा सा बटरफ्लाई बनेगा, तो ये बहुत सारे सीरीज से जाएगा, बहुत सारे चेंजेस से जाएगा, मतलब चेंज 1, चेंज 2, चेंज 3 एंड देन अडल्ट। मतलब जब एक छोटा सा वर्म अपने 2-3 स्टेजेस को पार करके अडल्ट फॉर्म होता है, सॉरी, तो उसको हम कहते हैं, इस पूरी क्रिया को हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। ओके, एंड ये जो बीच बीच के उनकी स्टेजेस है, इनको हम कहते हैं लार्वल स्टेज। कभी लार्वा कहा जाता है, कभी प्यूपा कहा जाता है, डिपेंड, हर एक इंसेक्ट को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो ये बीच की इंटरमीडिएट स्टेज है, मतलब ये अच्छे से पूरी तरह से बने नहीं है, छोटे से है। आपको पता है टैडपोल क्या है? कभी ऐसा देखा है लेक में, झरने में, या फिर कभी ऐसे पानी में छोटे छोटे से काले काले से होते हैं? हाँ, तो टैडपोल, करेक्ट। तो टैडपोल क्या है? टैडपोल है लार्वा, किसका? फ्रॉग का। यही जाके जब अडल्ट Frog. बनेगा, हाँ, तो ये बन जाएगा फ्रॉग। तो ये जो कन्वर्जन है लार्वा टू अडल्ट का, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ओके, Yes एंड ma'am. मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। ठीक है, चले आगे। अब देखते हैं हम थोड़ा सा स्टडीज के बारे में। रिवीजन हो गया, सेगमेंटेशन, बॉडी सीलम, सिमेट्री, हाँ, ये सारा अब थोड़ा सा नोटोकॉर्ड वगैरह रिवाइज हो गया है। ठीक है, अब भूलोगे नहीं आप लोग। मैम बोलो मैम बोलो। मैम मुझे एक और डाउट था। जी बोलिए। मेसोग्लिया और मेसोडर्म में क्या अंतर है? हाँ, आगे है, आगे जब मैं आपको सिनोफोरा पढ़ाऊंगी वहां पे मेसोग्लिया है। मेसोग्लिया मतलब, अब उसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो। आपने कौन से फाइलम में पढ़ा बेटा ये? मैम मैंने तो इसे पढ़ा, डायप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो सेंटेंस पढ़ो, मैं बताती हूँ आपको क्या है। An undifferentiated layer mesoglea is present in between ectoderm and the endoderm. करेक्ट, मतलब ये मेसोग्लियम जो है वो छोटा, क्या है, मेसोग्लिया जो है वो हमारा, व्हाट यू कैन से, पूरा मेसोडर्म भी नहीं कहेंगे हम इसको,
पूरा मेसोडर्म भी नहीं कहेंगे, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म। बट कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, आगे जब मैं आपको स्टीनोफोरा प्लैटीहेल्मिन्थेस पढ़ाऊंगी फाइलम, वहां पे आएगा, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास ये लेयर अच्छे से डेवलप नहीं होती है, बट वो काम मेसोडर्म जैसा करती है। काम कैसे करेगी, मीजो जैसा, इसलिए इसलिए उसको हमने मीजोग्लिया नाम दिया है। मतलब वो रहता तो बीच में एक्टो और एंडो के ही है, बट उनका काम जो है वो मतलब वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो ये एक ऐसा जेली लाइक मटेरियल है जो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में रहेगा। जो हमारे स्पॉन्जेस है, पोरीफेरा है, इनिशियल फाइलम्स जो है, उनके बीच में ये एक थिन लेयर होता है सेल्स का, जो एक्टो एंड एंडोडर्म के बीच में रहेगा, बट ये टोटली मेसोडर्म नहीं कहेंगे हम उसको, क्योंकि वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। सो उतना ही फर्क मेसोडर्म में। तो उतना ही फर्क नॉन सेलुलर लेयर होती है ना, और सपोर्टिव लेयर। हाँ, सपोर्टिव लेयर है, यस, सपोर्टिव लेयर है, सपोर्टिव लेयर है, और नॉन सेलुलर। हाँ, ये सब मतलब ये एक्टो और एंडोडर्म को अटैच करके रख सकता है, बट ये पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, इसलिए हम इसको मेसोडर्म नहीं कह सकते। मेसोडर्म तब आएगा जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक बनता है, तब। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद के ऑर्गेनिजम्स क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वहां पे मेसोडर्म जो है, बीच की लेयर जो है वो पूरी तरह से डेवलप्ड है। उसके नीचे वाले जो भी फाइलम है वो डेवलप्ड नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक है, तो बीच में उनकी जो लेयर है उसको हम मेसोडर्म ना कह के मेसोग्लिया कहेंगे। गॉट इट? चलो देखते हैं, मैं अब आएगा वो वर्ड भी आएगा आगे, तो मैं बता दूंगी आपको, तो वहां पे भी देखो। ये पूरा ना मैंने डिवीजन यहाँ पे ले रखा है टू गिव यू ब्रीफ आइडिया कि हमारा एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन कैसा दिखेगा। एनिमल्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया, सेलुलर लेवल पे और फिर टिश्यू लेवल पे। सेल लेवल पे मतलब जिसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सेल ही बसे हुए हैं, ऐसा कौन सा फाइलम है, ऐसा फाइलम है हमारा फाइलम नंबर 1 पोरीफेरा। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे हम 1 बाय 1। फिर उसके बाद के जो भी हमारे पोरीफेरा के साथ हमारा निडारिया भी आएगा, पोरीफेरा देन निडारिया। तो उसके बाद के जो भी जनरली फाइलम्स है वो क्या है, बड़े हैं, मतलब थोड़े से एडवांस्ड है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पोरीफेरा हो गया एंड निडारिया, ये दो फाइलम है जो सेलुलर लेवल पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद टिश्यू लेवल पे, मतलब सेम सेल्स एक साथ आके टिश्यू बना रहे हैं। टिश्यू लेवल पे क्या आते हैं, तब हम डिवाइड करते हैं फाइलम को असीलमेट, सीडोसीलमेट एंड सीलमेट में। असीलमेट में जनरली हम पढ़ेंगे सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एंड उसके बाद नीमैटोड, या इसी को हम एस्केलमेंट्स भी कहते हैं। यहां से हम पढ़ेंगे सारे सीडोसीलम के बारे में। फिर लास्ट में जो आता है एक ही है, देखो बच्चा आपको बहुत इजीली याद रख सकते हो कि सीडोसीलम वाला फाइलम एक ही है, नीमैटोड या नीमैटोडा या एस्केलमेंथिस, एक ही फाइलम है जो सीडोसीलमेंट दिखाता है, मतलब जो फॉल्स कैविटी दिखाता है। बाकी में क्या है, पहले की जो 4 है 1 2 3 4, ये चारों भी असीलमेट है। आसान है याद रखने में, असीलमेट है मतलब इनके पास बॉडी कैविटी है नहीं। फिर ये आपको ना एक कहानी की जैसे याद रखनी है, जैसे बहुत बरस पहले क्या हुआ था, सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म आया धरती पे, एनिमल जब आया तो वो सिंपल सेल से बना था, इसलिए पोरीफेरा। फिर थोड़ी कैविटी वगैरह डेवलप होने लग गई, इसलिए सीडोसीलमेट। फिर एकदम अच्छी वाली कैविटी डेवलप हो गई तो वो सीलमेट। तो ये सारे जो है ना एनिमल्स अपने अपने एवोल्यूशन में बने हुए हैं कि किसकी कहानी कैसी है। अभी अपने रिसेंटली प्लांट किंगडम भी पढ़ा, उसमें अगर आप कहानी देखोगे तो सबसे पहले आपने आल्गा पढ़ा है ना। आल्गा कहाँ रहता है, आल्गा पानी में रहता था। फिर आल्गा के बाद आपने पढ़ा किंगडम, ध्यान से सबने। उसके बाद ब्रायोफाइट्स पढ़ा। ब्रायोफाइट्स की क्या खासियत होने लग गई कि वो पानी से अब थोड़ा लैंड पे आ सकते थे। ये हो गया एवोल्यूशन, थोड़े उनमें डेवलपमेंट हो गई। एम्फीबियन ऑफ प्लांट। करेक्ट। फिर वो टेरिडोफाइट्स आ गया। टेरिडोफाइट मतलब पूरे के पूरे अब उनको पानी की जरूरत नहीं है, पूरे का पूरा पानी लैंड पे आ जाएगा। वो देखो कैसे फिर से तब क्या हो जाएगा, जाइलम, फ्लोएम, ट्रैकिड्स वेसल्स डेवलप होने लग गए। फिर आ गया जिम्नोस्पर्म, जिसमें हमने सीड बनाना शुरू कर दिया, बट वो नेकेड सीड था। अभी तक सीड जो था वो बंद नहीं था, ओपन था।
नेकेड सीड। उसके बाद आया एंजियोस्पर्म, जो हाईएस्ट प्लांट है, जहां पे क्या हो गया, वो प्लांट जो है अच्छा सा फ्लावर बनाता था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता था, और सीड जो था वो क्लोज था। तो ये क्या थी, एवोल्यूशन थी। ठीक उसी तरह एनिमल में भी एकदम बेसिक बॉडी पैन, बॉडी कैविटी से लेके हाईली इवॉल्व, जैसे मैमल जो है कॉम्प्लेक्स्ड है, यहाँ तक पूरी कहानी है वो, कि कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स खुद में बदलाव लाते गए और हायर ऑर्गेनिजम्स वो बनते गए। ठीक है, तो आपको वैसे ही इसको याद रखना है। फिर सीलोमेट में देखो, आपको सारा याद रखना है, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेट तक सारे के सारे सीलोमेट है। कॉर्डेट में अगेन हम दो चीजें देखेंगे। कॉर्डेट में देखेंगे हम दो फाइलम, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट मतलब जिनमें क्या है, नोटोकॉर्ड हमारा वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पे नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होता। तो उसके आधार पर फिर से हमने प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स ऐसे डिवाइड कर दिया। अब यूरोकॉर्डेट एंड सिफालोकॉर्डेट, ये उसके दो एग्जाम्पल है। और वर्टिब्रेट जो है अगेन फिर से डिवाइड हो जाता है फिशेस में, दैट इज स्पाइसेस, फिर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। इसको आप कैसे याद रखोगे, MAAR मार करके याद रखोगे, मैमेलिया, एव्स, एम्फीबियस एंड रेप्टिलिया। तो आपको आसानी हो जाएगी, MAAR मार। ओके, सो इससे क्या होता है, आपको सारे वर्टिब्रेट्स याद रहेंगे। तो ये पूरा आपका किंगडम एनिमल ऐसा दिखता है। अब हम शुरुआत करते हैं आपके बेसिक फाइलम से। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द बेसिक फाइलम। कौन सा है, पोरीफेरा देखेंगे, निडारिया देखेंगे, सिलेंड्रा देखेंगे। ठीक है, बेसिक फाइलम करें आगे। मैम यहाँ परम तक से भी याद कर सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो? परम, आपने जो मार बोला उसका परम भी कर सकते हैं, पाइसेस। हाँ, यस, गुड वन, यू कैन डू दैट। चलेगा, गिनते जाओ खुश। आपको इसको, ये सारे फाइलम आपके याद हो जाएंगे बेटा, पता है। इसका अंत में मैं बताऊंगी इसका क्या कहते हैं, सीक्वेंस कैसे याद रखना है इसका, मतलब क्योंकि आपको सीक्वेंस में ही याद रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने उल्टा पुल्टा पढ़ लिया तो वो आपका सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो सारी कहानी है ना, शुरुआत कैसे हुई एनिमल्स की, तो आपको सीक्वेंस में ही याद रखना पड़ेगा। हो जाएगा आपका याद, डोंट वरी। 11 फाइलम्स है ऑलमोस्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फाइलम नंबर 1। ओफो, ये दिख रहा नहीं है। ओके, तो सबसे पहला और सबसे गरीब फाइलम है ये हमारा, बेचारा सा अच्छा सा गरीब पुअर फाइलम है, पोरीफेरा। गरीब क्यों बोल रही हूं मैं उसको, क्योंकि बेचारा इतना बेसिक है ना बच्चा जी, क्योंकि इसके पास ना कोई सेल मतलब ऑर्गन है, ना कोई सिमेट्री है, ना इसके पास मेसोडर्म है, और ना इसके पास कैविटी है। मतलब सिंपल, ये एक सिंपल सेल से बना हुआ सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल से बनता है ना। एक ही सेल होगा तो उसको मैं बैक्टीरिया कहती ना। असिमेट्रिकल है क्योंकि इसकी कोई सिमेट्री नहीं है, आप कहां से भी काटो इसको, हाँ टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, फैला हुआ है कैसे भी इसको। डिप्लोब्लास्टिक, अब हर ऑर्गेनिज्म 2 लेयर से तो कम से कम बनता ही है, बिना लेयर का कोई ऑर्गेनिज्म होगा नहीं ऑफ कोर्स। तो हर ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होगा ही होगा, या ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। तो मोस्टली लोअर जो है हमारे प्लैटिहेल्मिन्थिस, वो सारे डिप्लोब्लास्टिक है। और इनमें फिर आता है वो मेसोग्लिया, जो अभी हमको किसने पूछा था, किसी ने पूछा था ना बीच में। एंड असिलमेंट मतलब इनके पास तो कोई कैविटी है नहीं। तो ये 4 चीजें याद रखोगे आप, गरीब वाले 4 चीजें, कि ना उसके पास कैविटी, ना सिमेट्री, ना जर्म लेयर, ना कुछ। सिंपल है फाइलम पोरीफेरा। और उसको इन स्पॉन्जेस क्यों कहते हैं, क्योंकि एकदम स्पॉन्ज जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, और उनमें होती है बहुत सारी छेद, पोर्स। पोरीफेरा नाम ही उनका उनके ऊपर ऐसा गिरा है कि उनके बॉडी के ऊपर देखो, आप यहाँ पे डायग्राम में भी छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं। ये तो कुछ बड़े हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे होते हैं, देयर आर वेरी टाइनी 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 पोर्स। तो पोर्स होने की वजह से इनका नाम हो गया पोरीफेरा। ठीक है, तो ये इनकी खासियत क्या हो गई, एकदम से ध्यान में लाना है कि ये बहुत ही सिंपल है, सारे के सारे एक्वाटिक है, क्योंकि एनिमल का जन्म ही पानी में हुआ है। तो ऑफ कोर्स प्लांट भी पानी से आए हैं, एनिमल्स को भी पानी से ही आना पड़ेगा, तो इनका जन्म होगा पानी से ही, ऑफ कोर्स करेक्ट। तो पानी में भी ये क्या है, फिर सिर्फ सेलुलर है, नो सिमेट्री,
सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक एंड नो ब्लड, नो बॉडी कैविटी। ओके, बट इनके पास क्या है, बॉडी के ऊपर पोर्स है एंड उसको हम कहते हैं स्पैक्यूल्स, या इनको हम कहेंगे स्पॉन्जिन फाइबर। ये क्यों है, इनके बॉडी के ऊपर ये स्पोर्स क्यों है? बिकॉज इनकी बॉडी जो है वो सिर्फ सेल से बनी है। तो अगर सिर्फ सेल से बनी है, इनका जो खाना होगा, पीना होगा, रेस्पिरेशन होगा, डाइजेशन होगा, वो सारा ये सेल ही करेगा। तो ये सेल के अंदर इसलिए पोर रखा जाता है ताकि पानी भी अंदर आ जा सके, खाना भी अंदर आ जा सके, वेस्ट को भी हम बाहर निकाल सके, तभी तो ये पोर्स बनाया गया है। ओके, तो इसको समझने के लिए देखो ये वाला सिस्टम बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं हैशटैग लगा रही हूँ। इसका मतलब क्या कि यहाँ से नीट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है वो? वाटर कैनाल सिस्टम। मतलब क्या है कि अगर इसका पोरीफेरा का आप अगर बॉडी देखोगे ना, बहुत खूबसूरत बॉडी है, तो इसकी बॉडी के ऊपर मैंने क्या कहा, पोर्स है ऐसे छोटे छोटे। देखो आप, पानी ऐसे आरो दिख रहा है आपको अंदर आते हुए? यस मैम। हाँ, Yes, ये ma'am. ये पोर्स को हम क्या कहेंगे? यस मैम। ऑस्टिया। ये ऑस्टिया पोर्स है जिससे हम पानी अंदर ले रहे। अब ये पानी में रह रहे, इसकी मतलब स्वाभाविक बात है कि ये खाना भी जो है वो पानी के फॉर्म में ही लेगा। मतलब ये सी में रहता है, ओशियन में रहता है, समंदर में रहता है, तो समंदर में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे वो या बैक्टीरिया होंगे, उसको वो अंदर लेगा पानी के थ्रू। तो पानी के थ्रू ही, विद द हेल्प ऑफ वाटर ही, इसका ऑक्सीजन एंड फूड दोनों भी ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाएगा। अंदर तो गया वो पोर्स के हिसाब से, बट जब बाहर आएगा तो वो आएगा ये माउथ से। अगर आप पीछे वाले डायग्राम में भी देखो ना, यहाँ पे माउथ वाली ओपनिंग होती है, यहाँ पे ऐसी ओपनिंग होगी एकदम एंड पे। वो ओपनिंग जो कहते हैं, जिसको हम अगर सीधी लैंग्वेज में बताएंगे तो माउथ कहते हैं, उसको हम कहेंगे ऑस्क्यूलम। एंड ऑस्क्यूलम क्या करेगा? जो वेस्ट है उसको निकालेगा बाहर। मतलब वाटर कैनाल सिस्टम का क्या मतलब हो गया कि ऑस्टिया नाम के पोर से हमने क्या किया, पानी और फूड को इनसाइड ले लिया, और वो कहा गया बीच में स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील मतलब ये बीच में का जो स्पेस है, बॉडी का स्पेस, उसको हम कहेंगे स्पॉन्जोसील। और ऑस्क्यूलम से हमने क्या कर लिया, बाहर फेंक दिया। तो ये जो तरीका है, ऑस्टिया मतलब बॉडी के ऊपर जो ये पोर्स है, यहाँ पे जो मैंने दिखाया छोटे डॉट 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 पोर्स दिखाते हैं ना, ये पोर्स जो है, ये पोर्स कहते हैं ऑस्टिया, जिसके थ्रू अगर आप देखोगे यहाँ पे स्मॉल स्मॉल एरो दिख रहा है, वाटर अंदर आते हुए दिख रहा है, वो स्मॉल पोर्स से ऑर्गेनिज्म पानी को या फूड को अंदर खींचेगा, अंदर लेगा। एंड फिर आप उसको जो भी सेल की जरूरत होती है पानी की, वो सब उसको यूटिलाइज करने के बाद जो वेस्ट बनता है वो बाहर छोड़ेगा यहाँ से। उसी पोर से बाहर नहीं आ सकते, वो सिर्फ इनवर्ड है, मतलब अंदर आने की इजाजत है, बाहर नहीं जा सकता। तो सिर्फ एक बार अंदर आ गए तो आपको बाहर जाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा। तो कम इन गो आउट, तो ऐसा है। मतलब ऐसी अगर बॉडी है, ये उसका माउथ है, ठीक है, तो जो यहाँ पे उसके बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे पोर। इसको तो ये वाला डायग्राम था, इसको आपको काट के दिखाया है। अगर ऐसा पूरा डायग्राम दिखाऊंगे तो ये सारे पोर्स है। तो यहाँ से पानी या फूड अंदर आएगा, एंड अंदर की जो स्पेस है इसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। यहाँ पे दिखाया देखो, इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। ये क्या करेगा, जो भी हमने पानी या फूड अंदर लिया है उससे ऑक्सीजन लेके CO2 को बाहर निकालेगा, वेस्ट को बाहर निकालेगा। तो बाहर किसने निकाला, ये माउथ ने। माउथ का नाम क्या है, ऑस्क्यूलम। और ये पूरे सिस्टम को कहते हैं वाटर कैनल सिस्टम, जिसमें से हमने क्या किया, ये ऑस्टिया नाम के पोर से पानी अंदर लिया, फिर ये आया स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से बाहर निकला वेस्ट के फॉर्म में थ्रू द ऑस्क्यूलम। ऐसा। मैम ये ट्यूब विद ट्यूब का भी एग्जांपल है ना, इसमें माउथ और एनस दोनों अलग है। ब्लाइंड सैक कहते हैं उसको। बट ट्यूब एंड ब्लाइंड, यार मुझे ना अपनी आवाज बार बार सुनाई दे रही है, एको हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी का तो ऐसा है माइक्रोफोन जिसके वजह से मुझे मेरी आवाज खुद को सुनाई दे रही है। शालू बोल रही थी क्या, किसने कहा ट्यूब विद इन ट्यूब या ब्लाइंड सैक प्लान? ये नहीं आएगा, ट्यूब विद इन ट्यूब तो नहीं आएगा, ब्लाइंड सैक कह सकते हो आप इसको। मैम ब्लाइंड सैक में तो एक ही ओपनिंग होती है, बट इसमें तो दो हैं।
मतलब हाँ, कई सारी हैं। इसलिए यहाँ पे कोई बॉडी प्लान नहीं है, देर इज नो सिमेट्री बेटा, इसका कोई बॉडी प्लान नहीं, चाहे ब्लाइंड सैक हो या ट्यूबिन ट्यूब हो, नो, बोथ द ऑप्शंस आर रॉन्ग। यहाँ पे जो पहला था सेल एग्रीगेट करके जो था ना, वो वाला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इस बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं है। तो सेल एग्रीगेट पहला वाला जो बॉडी प्लान था ना, दैट इज एप्लीकेबल फॉर दिस। ओके, क्योंकि ये बहुत ओके ही मैम। सेलुलर लेवल का एकदम सा छोटा सा फाइलम है ये। एंड लास्ट में फिर हमारे पास है कि इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनका डाइजेशन इंट्रासेलुलर, मतलब सेल्स क्या करेंगे, ये जो हमने ऑस्टिया से पानी लिया उसके सेल के अंदर फिर जो भी वो फूड है उसको वो डाइजेस्ट करेंगे सेल के अंदर। बेटा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर का नाम मैं बता देती हूँ कैसा होता है। इंट्रासेल्यूलर मतलब ये मेरी कोई भी सेल है, तो जो भी मैंने फूड लिया, जैसे मैंने ग्लूकोज लिया मान लो, इसको मैं सेल के अंदर लाके मैं ब्रेक डाउन करूंगी, डाइजेस्ट करूंगी। और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब जब सेल के बाहर ही डाइजेशन होके सिर्फ सेल क्या इसको करता है, एब्जॉर्ब। मतलब हमारे बॉडी में लेट्स अज्यूम कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होता है वो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे हमारा अभी पोरीफेरा। बट एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है वो वर्टिब्रेट्स में होता है, या बहुत सारे अभी भी ऑर्गेनिजम्स है। इसको समझने का बहुत सही तरीका ये है, बैक्टीरिया खाना कैसे खाता है, बैक्टीरिया क्या करेगा, छोटा सा ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये खाने को पकड़ेगा, जो भी उसका फूड है अंदर ले लेगा, उससे डाइजेस्ट करेगा और एनर्जी ले लेगा। बट हम खाना कैसे खाते हैं, हम माउथ से लेंगे खाना, फिर हो जाएगा स्टमक में, स्टमक में हम खाने को तोड़ेंगे, पहले पहले छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, इंटेस्टाइन के पास भेजेंगे, इंटेस्टाइन में उसके और टुकड़े हो जाएंगे, एकदम छोटे छोटे सेल में बारीक उसको कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसको हम भेजेंगे ब्लड में और पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाएगा। मतलब डाइजेशन वाली क्रिया स्टमक ने और इंटेस्टाइन ने करी है, सेल ने करी है क्या बॉडी के, नहीं, सेल सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, मतलब बॉडी का हर एक सेल खाने को डाइजेस्ट कर रहा है। हमारे में वैसा नहीं है, हमारे में प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पूरा मशीनरी ही है, वो मशीन आपको डाइजेस्ट करके देगा, सेल को सिर्फ उसको लेना है और अपना काम चलाना है, बस ऐसा। यस, ओके। एंड इनका रिप्रोडक्शन कैसा है, असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, दोनों भी टाइप का रिप्रोडक्शन करा सकते हैं ये, जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों भी क्या होती है, सिंगल बॉडी में प्रेजेंट है। सिंगल बॉडी, एक ही बॉडी में मेल वाला भी गैमेट है एंड फीमेल। ये मार्क समझते हो बच्चा जी आप, ये वाला जो होता है ना, यस मैम। ऐसा वाला मतलब, ओफो उल्टा लिख दिया मैंने, जिसको भी नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि दिस मार्क इज फॉर मेल, सिंबल है ये सिंबल, एंड दिस इज फॉर फीमेल। ठीक है, तो जिसको भी नहीं पता यू कैन रिमेम्बर, तो जब भी आपको ये वाला मार्क दिखा इट इज फीमेल, ये वाला मार्क दिखा तो इट इज अ मेल। ओके, एंड एग्जाम्पल्स में क्या है फिर हमारे पास, आपको एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, बहुत काफी है आपके लिए, क्योंकि अभी क्या हो गया है, एनसीईआरटी के अलावा दूसरा कुछ आता ही नहीं है फॉर योर नीट एग्जाम। सो साइकॉन, देन स्पॉन्जिया। अब नीट के क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है, मैच द फॉलोइंग करके आएंगे कि फ्रेश वाटर कौन सा है एंड विनस फ्लावर बास्केट। ये आपकी बुक में नहीं है, आप चाहिए तो लिख लो कहीं पे साइड में। वेनस फ्लावर बास्केट मतलब कैसा होता है पता है बच्चे, ऐसे ना जापानीज में क्या कहते हैं ना, ऐसे लॉन्ग व्हाइट कलर के ये स्पॉन्जेस होते हैं, और ये दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। यानी ये जापानीज लोग क्या करते हैं, इसको मैरिज में गिफ्ट करके प्रोड्यूस करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ मैरिज गिफ्ट इन जापानीज पीपल। ये सही है, मैं कोई कहानी करके नहीं बता रही हूँ, ऐसा सही में होता है। अगर आप गूगल करके देखो ना जापानीज मैरिज गिफ्ट या ऐसा वीनस फ्लावर बास्केट, इसको अगर गूगल करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है दिखने में, वो फ्लावर्स जो है पूरे व्हाइट होते हैं एंड दे लुक रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो हम जैसे फ्लावर्स का बुके देते हैं ना, वैसे वो ये चीज देते हैं, तो उनके पास इस चीज को बहुत अच्छे से माना जाता है। Yes, okay, Neha knows about this. Okay, तो phylum 1 is complete. Clear सबको? आप क्या करना साथ साथ ये एनिमल किंगडम थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको,
बड़ा चैप्टर है एंड कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, तो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते हुए अगर एनसीईआरटी भी साथ में रखोगे ना, तो आपके डाउट जो होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, ताकि जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, खुद ब खुद पढ़ने की कोशिश करोगे, तो ऐसा ना हो कि आपको कोई चीज जो है वो ना समझ में आई हो। तो वही सारे पॉइंट्स होते हैं जनरली यहाँ पे, तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। सो मेक श्योर कि आप साथ में पढ़ते रहो, ठीक है। अगला फाइलम ले ले। यस मैम। ओके, तो देखो दूसरा फाइलम है, थोड़ा सा ये भी गरीबी है वैसे, ये पूरा तरह से अभी तक अमीर बना नहीं है। फाइलम 2 सिलिएंड्रेटा या निडारिया, दोनों का भी नाम मतलब दोनों भी सेम ही टाइप के हैं। अब इनकी क्या खासियत है? अगेन ये डिप्लोब्लास्टिक है, मल्टीसेलुलर है, असिलिमेट है एंड रेडियल सिमेट्री है। अब अगर देखोगे पिछले वाले गरीब के पास सिमेट्री नहीं थी, इस वाले गरीब के पास थोड़ा सा सिमेट्री आ गया, मतलब थोड़ा सा ये बेटर है पिछले वाले से, अब थोड़ा सा एवोल्यूशन हो गया क्योंकि इनकी सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री दिखाने लग गई। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो सेम ही है, पीछे में भी हमको टिश्यू लेवल था, यहाँ पे भी टिश्यू लेवल ही है। अब लेट्स सी कि इनकी क्या खासियत है। तो इनके पास होते हैं कुछ तेज ऐसे शस्त्र होते हैं, कुछ ऐसे तेज यू कैन से, हाँ मैम आपने बोला था ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है निडारिया टिश्यू में लेवल, टिश्यू लेवल। अच्छा, वेयर डिड आई टेल दैट? मैम जब आपने वो फ्लो चार्ट सा है एनीमिलिया का। ओके ओके ओके, माय बैड देन, शायद मैंने गलती से लिखा होगा, यू कैन करेक्ट इट। आप नो एक बार मैम, करेक्ट टिश्यू कर लेवल लोगे? ही था उसमें मैम, वो शायद सही से नहीं दिख पाया था। पीछे जाना मैम पड़ेगा एक मुझे, रुक बार जाओ, चेक करो पेज पे। बाद में देखेंगे। लेट मी टीच दिस, क्योंकि टाइम कम है ना हमारे पास। एक बार एंड में देखती हूँ मैं, एक बार लेट मी कंप्लीट दिस। ओके, इसलिए मैंने कहा ना कि साथ में एक बार बुक रखो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई हो तो गलत टाइप कर लिया हो सकता है। मैं भी इंसान हूं ना, थोड़ी कम दिमाग वाली हो सकती हूँ, बट गलतियां तो होती है। सो मेक श्योर कि आप बुक रखो, बाय मिस्टेक अगर कुछ हो गया तो यू कैन जस्ट अलर्ट मी। ओके, इसके हथियार के बारे में बता रही थी मैं कि इसके पास क्या हथियार होते हैं। तो इनके पास ना टेंटाकल्स होती है। टेंटाकल्स मतलब क्या? जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके बताती हूँ, हाइड्रा देखा ही होगा आपने, है ना? Yes, ma'am. तो ऐसे लंबे लंबे ऐसे उसके पास टेंटाकल्स होती है। ये किस चीज के लिए होती है? ये टेंटाकल्स होती है ताकि वो खाने को ग्रैब कर सके, या उनके पास अगर कोई प्रेडेटर आ रहा है, कोई उनको खाने के लिए आ रहा है, तो उनको मार सके। डिफेंस के लिए ये होता है। तो ये टेंटाकल्स के ऊपर ना कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स। यहाँ पे इसको थोड़ा कलर कर देते हैं हम। इनके ऊपर ऐसे होते हैं सेल्स, ये छोटे छोटे सेल्स, क्योंकि उससे ना मार लगती है या इससे ना ग्रिप अच्छी बन जाती है ताकि वो खाने को पकड़ सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स। तो इनका नाम नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट होने की वजह से फाइलम को भी हम निडारिया कहते हैं, वरना फाइलम का नाम तो सिलिएंट्रेटा है, बट बिकॉज उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल है। आपको हर एक फाइलम का ना बेटा स्पेशल सेल्स को याद रखना है। जैसे पीछे वाले फाइलम में आपको ऑस्ट्रिया एंड स्पॉन्जोसील एंड ऑस्क्यूलम याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट। इजी है, नीडो नीडो सेम करता है फाइलम के नाम से, इजी है, तो याद रह जाता है ऑटोमेटिकली, ये याद रह जाएगा। नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स का मतलब ही है जो निडारिया फाइलम में टेंटेकल्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं आपको डिफेंस में। एंकरेज मतलब क्या? पानी में वो ठहरने के लिए भी यूज करते हैं ताकि वो पकड़ बना सके। जैसे शिप में भी बड़े बड़े एंकर होते, कभी देखा है क्या? शिप में ऐसे एंकर होते हैं, हाँ, इससे पकड़ बनती है। तो पकड़ बनने के लिए भी ये यूज किए जाते हैं टेंटेकल्स को, एंड फूड को कैप्चर करने के लिए। मैम शिप भी होते हैं ना, वो जो लुटेरों की शिप होती है, वो दूसरी शिप में जाते हैं, दूसरी शिप में से फेंक देते हैं। सारे शिप में होता है बेटा, क्योंकि हर शिप को पानी में ठहरना है ना, तो ये एंकर को ऐसे नीचे डालने पड़ता है। ये जाके जमीन में जब गड़ जाएगा ना, तो वहां पे रुक जाती है शिप। वो आपने सिर्फ पिक्चर में उसको ज्यादा देखा होगा, बट एवरी शिप जो होती है, बड़ी बड़ी शिप, उसमें एंकर होता ही है। ओके,
अब मेसोग्लिया के बारे में, जैसे पहले हमने डिस्कस करा था, मेसोग्लिया मतलब क्या, दो जर्म्स के लेयर्स के बीच में एक छोटा सा थिन लेयर होता है जरी जैसा, जिसको हम कहते हैं मेसोग्लिया। फिर देखो इनके पास क्या नहीं है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, ये सारा कुछ इनके पास नहीं है, क्योंकि अभी भी गरीब है ना, सिर्फ इनके पास सिमेट्री आई है, बाकी सारे कुछ चीजें अभी तक इनके पास आया नहीं है। अब देखो, सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड इजेशन। इंजेशन एंड इजेशन मतलब क्या? इंजेशन मतलब इनटेक करना, खाना अंदर लेना। इजेक्शन मतलब क्या? एग्जिट मारना। सिंपल है, आई आई इनटेक इजेशन, ई ई एग्जिट इजेशन। तो इस वाले को बॉडी प्लान को आप क्या कहोगे? आप अभी हमने डिस्कस करा ये वाला बॉडी प्लान जहां पे सिंगल ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सैक। यस, ये वाला ब्लाइंड सैक हम कह सकते हैं, क्योंकि ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल नहीं। एंड इसका जो ओपनिंग है, उस सिंगल ओपनिंग, यहाँ पे मान लो एक ओपनिंग हो सकती है, या अगर मैंने हाइड्रा का डायग्राम ले लिया तो हाइड्रा का ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग जहां से वो खाना खाएगा भी और वेस्ट निकालेगा भी, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोस्टोम। अगेन ए हैस्ट्रिक वाला क्वेश्चन, सिंगल ओपनिंग ऑफ अ निडारिया इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। याद रहेगा? रिप्रोडक्शन भी है, अगेन एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन करेंगे। और लास्ट में एक हाइलाइटिंग पॉइंट है, ये डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको सभी को? व्हाट यू सी इन दिस डायग्राम? ब्यूटीफुल, कलरफुल, क्या है ये? इसको क्या कहते हो आप लोग? मैम कोरल। अभी गए हो? करेक्ट। कोरल जो है, कोरल रीफ आर एग्जाम्पल ऑफ निडारिया। तो इसके बाद अगर कोई अंडरवाटर डाइविंग करता है, या कोई पिक्चर में अगर आप देखते हो मूवीज में, तो ये सारे कोरल रीफ कौन से फाइलम के हैं? कौन से फाइलम के हैं? ये फाइलम निडारिया या सिलेंट्रेटा के हैं। करेक्ट। और उनका जो स्केलेटन होता है, उनका जो बाहर का लेयर होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। एंड हमारे पास कितने सारे हैं एग्जाम्पल? फाइजेलिया, एडम्सिया, पिनाटुला, जॉनिया एंड मिनाड्रिना। अब इनमें मुझे पता है सबको ये याद रखना आसान नहीं है, एटलीस्ट 2 अगर आप याद रखते हो तो भी वेरी सफिशिएंट, क्योंकि जब आप लिखोगे ना अपने इसमें बोर्ड्स वाले एग्जाम में जब आप लिखते हो, या फाइनल एग्जाम में जब लिखते हो, तो उस टाइम पे 2 से 3 अगर एग्जाम्पल लिखते हो तो भी काफी सफिशिएंट हो जाएगा। मैम अगर हमने जो 2 याद करे उनके अलावा आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा, नीट एग्जाम में आ सकता है। मैम तो याद तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, बट अब तक तो नीट क्वेश्चन में ना बेटा, एडम्सिया एंड फाइजेलिया के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते हुए देखा है मैंने। सी एनिमन एंड पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों रखा है पता है? इसका ना कहानी ये है, पोर्टुगीज के जो लोग थे वो क्या करते थे, ये फाइजेलिया क्या है इनके पास, ये यहाँ पे देखो, ये फाइजेलिया है, दिस इज फाइजेलिया। तो ये स्टिंग करता है मतलब पॉइजन मारता है ये। तो अगर ये इसने किसी को छू लिया ना, अच्छा हाइपोस्टोम, ओके आकाश, आई टेल यू। जेलीफिश नहीं, शेरॉन जेलीफिश सिलेंट्रेटा में नहीं आएगा, स्टीनोफोरा में आएगा, सॉरी इकाइनोडर्मा में आएगा। सिलेंट्रेटा में जेलीफिश नहीं, ये दिखता वैसे है बट ये है नहीं, इसके बॉडी वगैरह जो है ना वो सारे सिलेंट्रेटा के हैं, तो ये जेलीफिश नहीं है। ये जो है, जो पहला वाला दिखा रहा है फाइजेलिया, जो फर्स्ट डायग्राम दिखा रही हूँ मैं, इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसलिए कहा है क्योंकि जो पोर्टुगीज लोग थे ना, इन्होंने क्या किया था, ये क्या करते थे, अपना मतलब अपने दुश्मन के ऊपर इनको फेंकते थे, ताकि इससे क्या हो सकता है, वो दूसरों को जब एनिमल के ऊपर अटैक करेगा, ह्यूमन बीइंग के ऊपर, तो ये पॉइजन छोड़ेगा। ओके, एंड ये इनके जो टेंड्रिल्स है, मतलब ये हमने जो टेंटाकल, जो हाथ दिखाए ना बहुत सारे हाइड्रा के, ये बहुत लंबे लंबे जा सकते हैं, मतलब करीब करीब 20-30 फीट तक ये लंबे लंबे जा सकते हैं। मतलब इससे दुश्मन को पकड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये जो नीचे दिख रहा है आपको, दिस थिंग नीचे दिख रहा है ना आपको, ये बहुत लंबा डीप जा सकता है। तो अगर इसको आप दुश्मन के अगेंस्ट यूज करते हो तो ये आपके वॉर में फाइट करने में हेल्प करेगा, इसलिए इसको मैन ऑफ पोर्टुगीज कहा है, फाइसेलिया को। यस मैम ये पॉइजनस होते हैं?
हाँ, ये पॉइजनस होते हैं, यस। कोई भी कोरल लीफ आप ऐसे देख के नहीं बता सकते। अब इनमें से आप कैसे देख के बताओगे कि कौन सा कोरल कौन सा है? यू कैन नॉट टेल दैट। इसके लिए कोई जोलॉजिकल एक्सपर्ट या सी एक्सपर्ट होना चाहिए। हम तो नहीं, नॉर्मल पीपल, वी कांट आइडेंटिफाई दैट कि इनमें से कोई सा पॉइजनस है, कौन सा नहीं है, कौन सा क्या है। ये डिफिकल्ट होता है, जिसके पास वो एक्सपर्टीज है सिर्फ वही आइडेंटिफाई कर पाएगा। हाँ, एंकरेज एंड हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम मतलब द माउथ, द ओपनिंग। ये जो ओपनिंग है जहां से वो फूड जो है वो अंदर लेंगे एंड वेस्ट जो बनती है बॉडी में वो बाहर भेजेंगे, तो दैट ओपनिंग का नाम है हाइपोस्टोम। जैसे पोरीफेरा में ओपनिंग का नाम था ऑस्क्यूलम, रिमेम्बर? ऑस्क्यूलम से वो बाहर भेजता था CO2 को। वैसे ही यहाँ पे ओपनिंग का नाम है हाइपोस्टोम। यहाँ पे एक ही जगह से पानी अंदर भी आ जाएगा एंड पानी बाहर भी जाएगा। तो ये था हाइपोस्टोम। एंड एंकरेज मतलब क्या? देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, टेंटेकल को यूज करके नीचे पानी में, जमीन में गड़ा हुआ है ना? एक जगह पे रुक रहा है ना, वो देखो जमीन से ये चिपका रहा है। इसका मतलब वो गड़ रहा है, खुद को एक जगह पे रोकने की कोशिश कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एंकरेज। जैसे एंकर मतलब क्या, शिप में अगर कोई बड़ा शिप होता है तो उसको एक जगह पे अगर रुकना है ना, तो पानी में उसको नीचे से एंकर डालना पड़ता है। तो ये जब पानी में जाके गिरता है तो वो जमीन में गड़ जाएगा, तो वहां पे रुक जाएगी शिप, नाव हमारी जो है वो रुक जाती है। तो एंकरेज मीन्स व्हाट? ये टेंटाकल्स जो है उसको अगर वो नीचे पानी के जमीन के डालता है तो वो एक जगह पे रुक सकता है। दैट इज कॉल्ड। मैम शिप में भी ये यूज होते हैं? शिप में तो मेटल के लोहे के बनते हैं बेटा, ये नहीं, ये तो एनिमल है। शिप का, उसका लोहे का नाम एंकर दिया है, इसलिए उसी का रेफरेंस लेके हम यहाँ पे उसको एंकरेज कह रहे हैं। बट वो चीज अलग है, Okay, ma'am. काम दोनों का सेम है ना। वो भी एंकरेज करता है, मतलब नीचे पानी में जाके गड़ जाता है, ये भी वही करता है काम। काम दोनों का सेम है। बॉडी को मैम, वो ये पानी सेकंड में वाली एक जगह पे रुकाएगा। मैम, ये क्या? सेकंड वाली पिक्चर में क्या है? ये वाला डायग्राम मुझे याद नहीं है, बट ये इट इज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ योर ये एडम्सी एंड सी एनिमल। अब इनमें से दोनों में से वो एग्जैक्टली कौन सा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत ढूंढा मैंने ये इसका नाम, बट मुझे नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई हेल्प कर सकता है तो प्लीज कर दो यार। ये है तो सारे के सारे निडारिया ही। हेलो, वो सब लोग? यस मैम। यस मैम। हाँ, एकदम से शांत हो जाओ यार आप लोग, मैम, ये मैं डर जाती हूँ बहुत फिर कहाँ सुंदर गए है करके। वैसे पिक्चर जो पिछली थी। हाँ, सुंदर तो है ही, बट वो थोड़े से पिनाटुला है बेटा, ये पिनाटुला। मैंने अभी याद किया इसको। हाँ, ये पिनाटुला है। पिनाटुला क्या? ये जो दिखाया था ना, ये इधर, ये वाला जो डायग्राम पूछ रहे थे ना आप, दिस वन, दिस डायग्राम, यहाँ पे है ना पिनाटुला एग्जाम्पल, भूल गए? Yes, ma'am, है। पिनाटुला एग्जाम्पल, सी पेन जिसको कहते हैं, तो पिनाटुला का डायग्राम है। सी का पेन। ऐसा नहीं है एक्चुअली। सी हॉर्स, सी काउ, सी पेन, ऐसे बहुत से नाम है, बट ये कॉमन नाम है। देखो सी फैन भी है यहाँ पे आगे, ये कॉमन नाम है, बट आपको उसके साइंटिफिक नेम याद रखने हैं ज्यादातर, क्योंकि वो ज्यादा पूछे जाएंगे कंपेयर टू दिस। बट लिटरली वो पेन या काउ नहीं होता है, उनका दिखना वैसे होता है, इसलिए उसको वैसा नाम दिया है। अगर आप देखोगे तो ये कुछ पेन के जैसे एक जगह पे जड़ा हुआ है, तो इसलिए उसको वैसा नाम दिया है। यस, आवाज कट रहा है बच्चा, कोई कुछ बोल रहा है? मैम आफ्टर स्ट्रक्चर उनका वैसा होता है। अंजलि, आपका हाफ आवाज आया, मुझे पूरा समझ में नहीं पाई। मैं क्या बोल रहे हो? मैम इट डज मीन कि लाइक उनके स्ट्रक्चर वैसा होता है, दैट्स व्हाई नेम उसके ऊपर दिया जाता है। करेक्ट, उनका स्ट्रक्चर वैसा है। यस। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मेटाजेनेसिस मैंने अभी भी पढ़ाया था आपको। व्हाट इज मेटाजेनेसिस? रिसेंट एक क्वेश्चन में आया था। यस मैम। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, करेक्ट। तो प्लांट्स में हमने अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन को कैसा देखा? प्लांट में देखा डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक, बट ये एनिमल्स में कैसा आएगा? इन द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ना, तो अपनी कुछ जिंदगी एसेक्सुअल टाइप में बिताएगा और कुछ बाकी की जिंदगी सेक्सुअल टाइप में बिताएगा। जैसे अगर डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये डायग्राम में अगर आप
ऑब्जर्व करेंगे तो ये सपोज एक गैमेट है, ठीक है, या एक छोटा सा डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है, सॉरी, एम्ब्रियो आएगा कहां से, जब इसके माता पिता होंगे, मतलब ये जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है तब जाके एम्ब्रियो बना और उससे एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना यहां तक, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये वाला हिस्सा कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे गैमेट का इन्वॉल्वमेंट है। बट उसके बाद ये क्या कर सकता है, अपने छोटे से किसी भी हिस्से से वो क्या करेगा, नया प्लांट यहाँ पे वो उगा सकता है, सॉरी नया एनिमल का हिस्सा वो ग्रो कर सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या किया उसने, अपने ही बॉडी से एक छोटे हिस्से को फिर से उसने ग्रो किया, आउटग्रोथ किया। एंड अगर आप ऑब्जर्व करते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है, ये जो फॉर्म होता है अम्ब्रेला शेप फॉर्म, इसको हम कहते हैं मेडूसा। एंड ये जो फॉर्म है जो एकदम स्टिक जैसे दिखता है, इसको हम कहते हैं पॉलिप। आपके बुक में भी डायग्राम होगा, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से अगर दिखाऊंगी मैं, तो देखो ऐसा अगर कोई शेप है एक जगह पे जड़ा हुआ है तो ये पॉलिप है, ओफोपी। एंड अगर कोई अम्ब्रेला शेप दिख रहा है तो ये मेडूसा है। मैम ये किस Polyp- ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है? ये सारे जो भी हमारे ये फाइलम है, सिलेंट्रेटा फाइलम जो है, अब देखो ये क्या है, अम्ब्रेला शेप दिख रहा है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो है ये पेटुला ऑर्गेनिज्म जो है अम्ब्रेला शेप यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब ये कैसे आया, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके आया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पेन, सी पेन जो है वो अभी तक ऐसे खड़ा हुआ है, मतलब स्ट्रेट शेप में, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो उसकी लाइफ साइकिल में चाहे वो पेट्यूला हो, हाइड्रा हो या सी एनिमल हो, एनी निडारिया, कोई भी निडारिया आप उठा लो, अपने लाइफ में कभी कभी वो अम्ब्रेला शेप में होता है तो कभी कभी पॉलिप में। कैसे, तो इनिशियल उसका पहला स्टेज तो होगा पॉलिप, जो कैसे आया, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया, और जब इसको और ग्रो होना है और उसको अम्ब्रेला शेप बनाया है तो वो करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से जब इसको वापस से अगर धरती पे आके रुकना है तो ये फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो ऐसी ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो क्या कर रहा है, अम्ब्रेला शेप कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो सिलेंड्रिकल शेप कर रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग पेन जैसा खड़ा है सिलेंड्रिकल शेप में, देखो ये वाला। तो ये अल्ट्रेशन वो करता रहता है उनके नीड्स के हिसाब से, इसी को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। तो इसको और एक फॉर्म आपके बुक में दिया है, आपके बुक में ये वर्ड दिया है, उसका नाम है पॉलिप, मतलब ही उनको हम कहते हैं सेसाइल, एंड मेडूसा मतलब फ्री लिविंग। मतलब क्या, यहाँ पे देखो आप डायग्राम में, ये एकदम से फ्रीली तैर रहा है पानी में, कौन, छतरी तैरेगा, ऑफ कोर्स छतरी पानी से बचाएगा तो छतरी तैरेगा, मतलब मेडूसा वाला फॉर्म तैरेगा, फ्री लिविंग होगा, फ्री स्विम करेगा। बट ये वाला फॉर्म जो है ये सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब जो ग्राउंड को अटैच्ड है, जो गड़ के बैठा है, देखो ये ग्राउंड को अटैच है, ये भी ग्राउंड, ग्राउंड मतलब सी का जो एकदम समंदर का जो तट होता है एकदम नीचे, वहां पे जाके वो खड़े हो जाते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो उसकी मर्जी, जब भी उसको लगा कि नहीं मुझे फ्रीली घूमना है तो वो क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ऐसा छाता जैसे अम्ब्रेला शेप बना लेगा, जिसको हम कहते हैं कौन सा फॉर्म, अम्ब्रेला शेप इज मेडूसा फॉर्म। एंड अब वो थक गया है, उसको चाहिए रेस्ट, तो वो क्या करेगा, मेडूसा को अगर जब पॉलिप बनना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिप को अगर मेडूसा बनना है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे। तो ये जो कहानी है अलट पलट के जो चलती है उसी को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस, समझे? यस मैम। देखो सिलेंड्रिकल शेप, अम्ब्रेला शेप, मोस्टली सेसाइल, फ्री स्विमिंग, सेसाइल मतलब एक जगह पे रहना, ज्यादा से ज्यादा वो 1-2 फुट इधर उधर हो सकते हैं थोड़ा सा, बट ज्यादा नहीं उड़ेंगे वो। एंड दे आर सोलिटरी और कॉलोनियल मतलब अकेला रहता है ये, एंड सॉरी अकेला नहीं, साथ साथ में रहता है। कॉलोनियल मतलब बहुत सारे ऐसे साथ साथ में आएंगे, एंड ऑलवेज सोलिटरी मतलब ये हमेशा अकेला तैरेगा, स्विमिंग करेगा।
तो यहाँ पे पॉलिप फॉर्म का एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड एडेम्सिया। मेडुसा फॉर्म का अभी एग्जाम्पल है जेलीफिश। अभी किसी ने कहा था ना थोड़ी देर पहले, ऑरेलिया जिसको कहते हैं हम। तो आपको ये पूरा टेबल याद रखना है बेटा जी, डबल हैस्ट्रिक लगा रही हूं मैं यहाँ पे। सिंपल है, पॉलिप एंड मेडुसा ये दो फॉर्म है निडारिया के, फॉर्म है। जैसे हमने डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी, वैसे ये लाइफ साइकिल की फॉर्म है इन द निडारिया फाइलम। अगर उसका मन है मुझे एक जगह रुकना है तो पॉलिप फॉर्म लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर वो फ्रीली स्विम करना चाहता है तो एसेक्सुअल के मदद से मेडुसा फॉर्म ले लेगा। एंड एग्जाम्पल जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम मेडुसा के फॉर्म में होता है ऑरेलिया, और मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रा जो होता है वो पॉलिप फॉर्म में होता है। यस, क्या क्या मैसेजेस है? मोटाइल मतलब मूवमेंट, हिल सकता है वो, थोड़ी सी मूवमेंट कर सकता है। नेहा ऐसे नहीं, मोटाइल हम भी तो मोटाइल है, वी कैन ऑल्सो, वी आर ऑल्सो मोटाइल, हम भी घूम फिर सकते हैं। मूवमेंट इज मोटाइल। सेक्सुअल साइड ऑफ रिप्रोडक्शन चारों पूछ रहे हो, सेक्सुअल साइड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगा? ये अम्ब्रेला क्या करेगा? अम्ब्रेला जो है, अगर ये मेल वाला अम्ब्रेला है तो फीमेल वाले अम्ब्रेला के साथ जाके मेट करेगा, एंड ये मेट करके क्या करेगा? एक सेसाइल फॉर्म प्रोड्यूस करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, फिर उससे क्या होगा? एक सिलेंड्रिकल फॉर्म हाइड्रा का बनेगा। दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड ये क्या करेगा? अपना हिस्सा थोड़ा सा तोड़ के अम्ब्रेला शेप बनाएगा, दैट इज एसेक्सुअल फॉर्म। समझी? कहाँ गई शरौन हमारी? हाँ, हु शोज लोकोमोशन। हाँ, कुछ लोकोमोशन मतलब एकदम एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट, मतलब बड़ा बड़ा मूवमेंट, जैसे मैं यहाँ से उठ के कहीं और जा सकती हूँ। मोटाइल मतलब कभी कभी छोटे छोटे जगह पे भी मूवमेंट होती है, ठीक है, हिल सकता है वो। मोटाइल इज नथिंग बट इट कैन मूव, ऐसा नहीं कि एकदम खड़ा। सीमेंट का नहीं बनाया ना, वो बॉडी है, अगर पानी आया, बहाव आया तो मूव करेगा, उसको मोटाइल कहेंगे हम। रुक जाएंगे नेहा जी थक गई, ठीक है। तो स्टिनोफोरा को हम बाद में स्टार्ट करते हैं, दो फाइलम ही करे हैं हमने, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाएंगे। बट नाउ वेट फॉर द अटेंडेंस। मैम कल ओके, इसी अब तक तो क्लास समझ की में आया? रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। हाँ हाँ, यस, मुझे ना, मैंने जब एक बार क्या, योगेश है, योगेश कुमार, हाँ ना, कुछ बोलो फटाफट। योगेश कल भी नहीं था आई गेस। प्राची, अनम है? यस मैम। अनम वाज प्रेजेंट ना? मैम यस। शब्दप्रीत, प्राची भी है? यस मैम। कौन सी प्राची? दो प्राची है। लास्ट में आपका स्टूडेंट आईडी 6936 है या 8739 है? मैम एक मिनट, लास्ट में 993 है, 993। अरे ये प्राची तो है ही नहीं, ठीक है, आगे आएगा शायद आपका नाम, देखते हैं। शब्दप्रीत है? नहीं है। हर्षिता नहीं है। काजल इज नॉट द राइट, काजल कुमारी। महिमा, महिमा आई है आज? यस मैम। ओके, नैन्सी, तमन्ना, तमन्ना यस है। मैम। काकुल भी है शायद, राइट? देखा मैंने, यस, काकुल इज देयर। यस मैम। आकाश, भावना, मानसी, यस मैम। ऋषभदा, यस मैम। ओके, वास्तवी है? नहीं है। मंताशा है? हाँ, अनम आपका लगा दिया मैंने। मंताशा में कोई नहीं। सानिया, खुशी, मिताली है आज? मैम आकाश प्रेजेंट। आकाश है, यस। इरम, दिशा रावत इज देयर? say yes if you're there. रावत, नॉट राजपूत। मैम मिताली भी है क्लास में। ओके, मिताली है, ठीक है। फरहाना खातून, she was there? Okay, Sharon is there. चांदनी कुमारी नहीं है। मधु,
मैम मनीषा। हाँ हाँ रुको, आपका नाम आएगा। अरबाज नहीं है, ज्ञान चौरसिया, ध्रुव, आफरीन फातिमा नहीं है। यस मैम आफरीन है। अच्छा आफरीन है, ओके। कुशांजलि है, कुशांजलि भी Present, है ma'am. ना? यस, ओके। यू कैन लीव अगर आपका हो गया है तो। वैष्णवी है, सुभिक्षा है, यस मैम। ओके। रोशनी, रोशनी कुमारी, अंकिता गुप्ता, प्रेजेंट मैम। यस मैम। ओके यू कैन लीव। रोशनी, अंकिता बोथ आर प्रेजेंट, बाय बाय। प्रेजेंट मैम। यस मैम, अंकिता गुप्ता प्रेजेंट। यस मैम रोशनी प्रेजेंट। ओके ओके यू कैन लीव देन। रोशनी, अंकिता। रिया, ऋषिका पानवार नहीं है। जिसका नाम नहीं लिया जस्ट एक बार रुक जाना। रोहन नहीं है, वेदांश, नंदिनी है, यस। ma'am. मैम दो तन्नु है, नंदिनी। तो नन्नी है, ओके। रुको, तनु नहीं है ना? सुरभि झा नहीं है, वंशिका नहीं है, इस्लाम नहीं है, लावण्या नहीं है, कोमल मिश्रा है, Yes, ma'am. ओके। मिताली गुप्ता है, ओके। गरिमा, यस मैम। अच्छा गरिमा है, ओके सॉरी। शालू है, अंजलि कुमारी, प्रेजेंट मैम मैम। शालू है। हाँ शालू भी है, मंजलि भी है। मनीषा सचदेवा, यस मैम। ओके। शिवानी, प्रेजेंट मैम। भूमिका, प्राची, प्राची यस मैम। अभी आपका एक बार आईडी पूरा बताओ। 202102629993। 993 नहीं, ये कोई और ही है फिर। ओके। परी गुप्ता नहीं है, ठीक है। गुड्डी नहीं, माही नहीं, शिवम नहीं, मोहिनी सिंह भी नहीं है, दिशा राजपूत है, ऋतिक कुमार था ना, दीपा कुमारी इज नॉट देयर, प्राची सिंह हाँ यस, 2993 यस प्रेजेंट। प्राची कल थे आप? नो मैम। ओके। सुजल, क्रिश, बाय बाय। कुश इज देयर, पलक, Yes, ma'am. यस यू कैन लीव जिनका भी हुआ है। अच्छा घनश्यामी शिवा नहीं क्या? ओके। भूपेंद्र, पलक, अनीशा नहीं है, ठीक है। घनश्याम इज शिवानी, ठीक है। अभी किसका नाम नहीं लिया मैंने, एक बार बताओ। यस बाबा बेटा। मैम नंदिनी 2 है तो नंदिनी कौन सी वाली? नंदिनी राठौर है मैम क्या जो अभी बात प्रिशा। कर रही है मुझसे? नो मैम। ओ तो नंदिनी मुझे एक बार फिर से बताओ आपका। मैम सिर्फ मेरा नाम सिर्फ नंदिनी है। हाँ तो हाँ आपका लगा लिया मैंने। 502 है ना एंड में, आपका लगा लिया है मैम मैंने। नंदिनी राठौर का लगाया आपने? हाँ राठौर को लगा रही हूँ मैं, यस अभी लगाया मैम राठौर का। त्रिशा। त्रिशा भी प्रेजेंट कर दिया। Ma'am, मैम Neha. त्रिशा एंड प्रिशा, ओके। और किसका नाम नहीं लिया? हिमांशु। Neha. हिमांशु G15, ओके। नेहा, नेहा आपका भी नाम कैसे नहीं है, पता नहीं, ठीक है। नेहा फुल नेम बताओ। Ma'am, Neha ही है। हाँ सिर्फ नेहा है प्रेजेंट, ओके डन। नेहा कल भी थी ना आप? Yes, ma'am, कल भी थी। यस ओके। आफरीन अंसारी है, मैम आफरीन अंसारी चली गई। वो आफरीन आपने बोला था पहले नाम, तो उसने उस पे बोल दिया अटेंडेंस। ओके ठीक है, ठीक है। प्रिशा भी है ना, ओके डन। अभी कोई है जिसका नाम छूटा है नहीं ना? ओके सो इफ नॉट देन यू कैन लीव पीपल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वाले इसके साथ, फाइलेंस के साथ, ठीक है। बाय मैम। बाय बाय, Bye. हैव अ बाय गुड मैम। डे, बाय बाय। बाय बच्चा जी।